Okay, so we are starting with this chapter, natural vegetation and wildlife resources. Okay, इसमें हम लोग जो है जो डिफरेंट टाइप के नेचुरल वेजिटेशंस हैं, जैसे कि फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स और श्रब्स, इनके बारे में पढ़ेंगे हम, राइट। जंगल, घास के मैदान और झाड़ी वगैरह जो होती है उनके बारे में, ये सारे नेचुरल वेजिटेशन के टाइप हो गए। फिर उसके अलावा जो है हम लोग डिफरेंट जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी खासियत, उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब दुनिया के किस हिस्से में वो पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं वगैरह वगैरह। फिर हम जो है ये भी देखेंगे कि किस तरह के वाइल्ड लाइफ जो है वो डिफरेंट वेजिटेशन जोन में पाए जाते हैं, और फिर जो है कंजर्वेशन फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों का। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं ना। सी देयर इज़ वन थिंग कि हम लोग जब रिसोर्सेज की बात करते हैं तो रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं आपके, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज में जो लिविंग वर्ल्ड है ये शामिल है, दूसरी तरफ नॉन लिविंग वर्ल्ड जो है इट मेक्स द बायोटिक अबायोटिक रिसोर्सेज, ये जो है आपके अबायोटिक रिसोर्सेज का निर्माण करता है। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है बायोस्फीयर यानी कि लिविंग वर्ल्ड जो है इसका एज ए रिसोर्स इसको हम पढ़ने वाले हैं। एक संसाधन के तौर पर हम जो है बायोस्फीयर को पढ़ने वाले हैं, बायोटिक रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं मोटा मोटी बोलो तो, या ये कहो कि लिविंग वर्ल्ड किस तरह से रिसोर्सेज के तौर पर फंक्शन करते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। Now see, like it is in the biosphere of the earth that all the living organisms exist. ये कह सकते हो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे वो सभी कलेक्टिवली जो है बायोस्फीयर फॉर्म करते हैं, जिसमें कि मोटा मोटी 3 लाख स्पीसीज़ हैं प्लांट्स के, जबकि एनिमल स्पीसीज जो है उनकी संख्या 10 लाख है। अब इसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस, टाइप ऑफ सॉइल एंड रिलीफ फीचर्स। ओके, सो लाइक दीज 3 आर द मेन फैक्टर्स जो कि ये डिटरमिन करते हैं कि किस टाइप का जो है नेचुरल वेजिटेशन वहाँ पर मिलेगा आपको, किस तरीके का वाइल्ड लाइफ जो है वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, किस तरीके का वन्य जीवन होगा वहाँ पर। प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं, प्लांट एंड एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू देयर नेचुरल हैबिटेट। और ऐसा ये डिफरेंट जो टाइप्स होंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के, वो इसलिए डिफरेंस इसलिए होगा क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट, मतलब जहाँ पर वो पाए जाते हैं उस हिसाब से वो जो है अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो लेट अस बिगिन विद नेचुरल वेजिटेशन। किसी भी एरिया के नेचुरल वेजिटेशन का मतलब हो गया प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली इन दैट एरिया। ओके, उस एरिया में जो प्लांट्स नेचुरली ग्रो करते हैं दैट इज़ योर नेचुरल वेजिटेशन। अब जो बड़ा हिस्सा जो है वर्ल्ड के वेजिटेशन का, इट हैज़ बीन मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा जो है चेंज हो चुका है, बदल चुका है। एक्टिविटीज़ जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ग्रेजिंग एंड कल्टीवेशन। ओके, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल वंगल काट के ख़त्म करना, ग्रेजिंग मवेशी चरवाना, कल्टीवेशन खेती बाड़ी करना। ओके, तो इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से, डिफॉरेस्टेशन, ग्रेजिंग और कल्टीवेशन जैसी एक्टिविटीज़ की वजह से वर्ल्ड के ज़्यादातर हिस्से में जो वेजिटेशन मौजूद है, जो पेड़ पौधे घास वगैरह सब मौजूद हैं, उनमें जो है कहीं ना कहीं परिवर्तन तगड़ा आया है। ओके, और इसलिए जो टर्म नेचुरल वेजिटेशन है इसमें जो है क्या आएंगे, तो इसमें प्लांट्स, सारे टाइप के प्लांट्स आएंगे जो नेचुरल कंडीशंस में हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट में अभी तक बदले नहीं हैं वो भी, और जो मॉडिफाई हो चुके हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। Now, natural vegetation varies from region to region on the earth depending on the availability of sunlight and rainfall. जो नेचुरल वेजिटेशन है वो अलग अलग क्षेत्र में, धरती के अलग अलग क्षेत्र में जो है बदलता रहता है सनलाइट और रेनफॉल के उपलब्धता के आधार पर, अवेलेबिलिटी के आधार पर। ओके, प्लांट्स जो है दे अकर इन डिस्टिंक्ट ग्रुप्स इन एरियाज हैविंग सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस। प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग ग्रुप में आपको मिलेंगे, ठीक है ना, उन एरियाज में जहाँ पर कि सिमिलर टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं। तो जैसे कि कोई भी ऐसा रीजन जहाँ पर नेचुरली अकरिंग फ्लोरा एंड फौना हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू देयर एनवायरनमेंट फॉर्म्स अ बायोम। अब कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पर नेचुरली जो वहाँ पर पेड़ पौधे और जानवर मौजूद हैं और जिन्होंने कि अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक अडेप्ट कर लिया है, तो वो कलेक्टिवली कहलाएगा बायोम। तो मतलब कि एक रीजन with its natural occurring flora and fauna that have adapted themselves to the environment forms a biome. That's the definition of biome. Each biome is different. हर एक biome जो होगा वो different होगा, इसका जो है पर्टिकुलर फिजिकल फीचर होगा, क्लाइमेट होगा, वेजिटेशन होगा और वाइल्ड लाइफ होगा। सिंपल सी बात है, राइट।
अब जो मेजर वेजिटेशन टाइप्स हैं अर्थ के, इसको जो है आप 3 ग्रुप में डाल सकते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासेस एंड श्रब्स। दीज आर द 3 मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑन द अर्थ। Their distribution around the world is governed mainly by the availability of moisture। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन 3 टाइप के वेजिटेशन टाइप्स, 3 वेजिटेशन टाइप्स का, वो जो है मेनली मॉइस्चर की उपलब्धता पर आधारित है। मतलब कि बेसिकली कह सकते हो वाटर की उपलब्धता पर है। जैसे कि जो ह्यूमिड क्लाइमेट्स हैं, जहाँ पर कि नमी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, तो देयर यू विल फाइंड फॉरेस्ट्स। फिर जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम नहीं होता है, थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो है आपको ग्रासेस मिलेंगे, ग्रासलैंड्स मिलेंगे। और जो ड्राई रीजन है, जहाँ पर जो है मॉइस्चर नहीं के बराबर होती है, काफ़ी कम होती है, लाइक लाइक डेजर्ट एरियाज एंड एवरीथिंग, देयर यू विल फाइंड श्रब्स। सो लाइक इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लुक एट फॉरेस्ट्स प्राइमरीली। ओके, तो फॉरेस्ट की अगर हम बात करेंगे हम, तो फॉरेस्ट जो है उनको आप 2 टाइप में बांट सकते हैं, एवरग्रीन एंड डेसिड्यूअस। एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, तो ये फॉरेस्ट जो है वो आई मीन ये एवरग्रीन नाम इसलिए रखा गया है इन फॉरेस्ट का, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई पर्टिकुलर सीज़न नहीं है जिसमें कि पेड़ जो है वो अपने पत्ते गिरा देंगे ना। इसी लाइक हम लोग के नॉर्मली क्या होता है कि पतझड़ का एक सीज़न आता है, इनफैक्ट विंटर के टाइम में पेड़ जो होते हैं वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं, राइट, और उसके बाद फिर नए पत्ते आते हैं। लेकिन जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे उनमें कोई ऐसा सीज़न नहीं है जिसमें कि पेड़ जो है अपने सारे पत्ते गिरा देंगे, और इसलिए जो है दीज फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन ऑल थ्रू द ईयर। ये जंगल जो होते हैं ये साल भर जो है हरे रहते हैं। नाउ एवरग्रीन फॉरेस्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, मेडिटेरेनियन एंड कोनिफेरस। जो सदाबहार जो जंगल होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनको फिर 4 ग्रुप में बांटा जा सकता है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, मेडिटेरेनियन और कोनिफेरस। ये आपका जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल हो गया, काफ़ी डेंस है, देख सकते हैं आप, राइट, यहाँ पर सनलाइट भी मुश्किल से नीचे पहुँच पाएगी। ये कोनिफेरस फॉरेस्ट हो गए, जिसमें कि पेड़ जो होते हैं वो कोन बनाते भी हैं, इनफैक्ट पॉइंटी हेड होता है पेड़ का। फिर तो चलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट, और इसके बाद आती है बारी डेसिड्यूअस फॉरेस्ट की। तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं इसमें ज़्यादातर पेड़ जो होते हैं वो एक साल के पर्टिकुलर टाइम में जो है अपने पत्ते गिरा देते हैं, यूजुअली ड्राई सीजन के दरमियान जब सूखा वाला मौसम होता है। तो सूखे हुए मौसम में ये जो अपने पत्ते गिरा देते हैं, तो ये ऐसा इसलिए होता है ताकि पत्तों से जो ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो वाटर का लॉस होता है, ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि पेड़ के पत्तों से जो है पेड़ के पत्तों से जिस टाइम में पेड़ के पत्ते जिस टाइम में एटमॉस्फेयर से जो है मान लो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसी टाइम में जो है मॉइस्चर भी जो है वो पत्तों से बाहर रिलीज हो जाता है। इसे ट्रांसपीरेशन कहिएगा मोटा मोटी। यू विल लर्न मोर अबाउट इट इन क्लास 9, 10। ओके, तो पत्ते जो होते हैं, आई मीन ये जो डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं, इसके जो पेड़ होते हैं वो अपने पत्ते एक पर्टिकुलर सीजन में गिरा देते हैं, ड्राई सीजन में, सूखे वाले सीजन में, ताकि पत्ते अगर नहीं रहेंगे तो पत्ते के थ्रू जो वाटर का लॉस होता है वो कम हो जाएगा। डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। हम इन सभी टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। फिर आती है बारी ग्रासलैंड्स की। तो ग्रासलैंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स, अगेन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड का ये एग्जांपल हो गया ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का, इसमें कि लंबे लंबे ग्रासेस हैं और बीच में कुछ कुछ छिटपुट पेड़ वगैरह हैं, और ये जो है आपके डेजर्ट वेजिटेशन का एग्जांपल हो गया अकैकिया। इंडिया में जो है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है, इसमें ये एक तरीका है बेसिकली फॉरेस्ट वगैरह के कंजर्वेशन का, जिसमें कि लोकल कम्युनिटी जो होती हैं वो सरकारी एजेंसियों के साथ जो है मिलकर काम करती हैं अपने यहाँ के डिग्रेडेड फॉरेस्ट को जो है, ख़राब हो रहे फॉरेस्ट को जो है दोबारा से पुनर्जीवित करने, मैनेज करने के लिए। और ये फॉर्मली जो है 1988 में उड़ीसा में लॉन्च किया गया था। खैर हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली लाइक डिफरेंट टाइप के वेजिटेशंस की, और जिसके 3 टाइप, फॉरेस्ट एंड देन लाइक ग्रासलैंड, इनको तो हम लोगों ने जो है कवर कर लिया है, राइट। अब आगे बात करें हम वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की। तो ये जो है इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 में हुई थी, और इसका मोटो है बिल्डिंग अ फ्यूचर इन विच पीपल एंड नेचर थ्राइव। ऐसा फ्यूचर बनाना जिसमें कि लोग और प्रकृति दोनों जो है एकदम तंदुरुस्त रहे एकदम से। और ये जो है वाइल्ड लाइफ के प्रिजर्वेशन के लिए काम करता है, और साथ साथ नेचुरल इन्वायरमेंट में जो है ह्यूमन इंटरफेरेंस को कम करने का प्रयास करता है। ओके, सो वेल इसके बाद जब मान लीजिए हम लोगों ने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लिया, तो फॉरेस्ट में ही इसी वेजिटेशन में जो है एक और चीज़ आपको मिलेगी, वाइल्ड लाइफ।
राइट। वाइल्ड लाइफ का मतलब ये हो गया कि डिफरेंट जो स्पीसीज़ हैं एनिमल्स के, जो कि एक पर्टिकुलर नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, दैट्स योर वाइल्ड लाइफ, ओके। और नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों इंटरलिंक्ड है। अगर पेड़ पौधे होंगे तो पेड़ पौधे ही जो है वही तो फिर एनिमल्स को जो है हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ बोथ आर एसेंशियल इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ एन एरिया। दोनों जो हैं वो किसी एरिया के इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, ओके। क्योंकि अगर मान लो कि पेड़ पौधे जो होंगे वो जो है जानवरों को रहने की जगह देते हैं, खाने का जो है खाने के रिसोर्सेज जो अवेलेबल करवाते हैं। दूसरी तरफ ये जानवर जो होते हैं वो भी एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, जिसके थ्रू क्या हो जाएगा कि फॉरेस्ट में जैसे कि मान लो हर्बीवोर्स जो होंगे वो प्लांट्स वगैरह झाड़ी वगैरह सब वो ख़त्म करके जो है सॉइल के जो न्यूट्रिशन का कंपटीशन है उसको कम करेंगे। और जो कार्निवोर्स होंगे वो फिर इन हर्बीवोर्स को खा के क्या करेंगे कि ये इंश्योर करेंगे कि इतने ज़्यादा घास खाने वाले ना हो जाए, इतने ज़्यादा शाकाहारी जानवर ना हो जाए कि जंगल ही चट कर जाए। तो अब किस एरिया में किस टाइप का नेचुरल वेजिटेशन उपलब्ध है, द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन एरिया, ये जो है डिटरमिन करता है किस तरीके का वाइल्ड लाइफ वहाँ पर अवेलेबल है, ओके। और इस तरीके से जो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट जब होता है तो इट विल रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ टू। अगर जंगल का डिस्ट्रक्शन होगा तो इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ का भी डिस्ट्रक्शन होगा। तो हम लोग जो है कम करते हैं क्विकली जो है वी कैन लर्न अबाउट द वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ दैट इज़ फाउंड इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में जो वैरायटी वाइल्ड लाइफ की पाई जाती है तो उसको हम लोग जो है और पढ़ के देख लेते हैं ना। इफ़ यू लुक एट ऑल द ग्रीन रीजन्स, जो कि इधर आपका जो है नॉर्थ पैसिफिक, इधर जो है आपका ये पूरा रीजन हो गया आपका, फिर इधर जो है ये पूरा रीजन, मतलब जो ग्रीन मार्क किए हुए जो रीजन्स हैं दीज आर लाइक टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये सदाबहार जंगल है, टेम्परेट जोन में पाए जाने वाले, ठीक है। दैट्स लाइक मोस्ट इन चाइना। दूसरी तरफ जो है फिर जो है आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है दैट्स लाइक योर पिंकिश कलर, काफ़ी ज़्यादा मौजूद है ये भी। फिर देन यू हैव लाइक डेसिडुअस फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ओके। डार्क जो पैचेज हैं हियर एंड देन दिस एरिया हियर, राइट। और फिर इधर ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ हिस्सा दिखा रहा है इसमें। फिर यू हैव डेजर्ट वेजिटेशन, तो ऑफकोर्स जहाँ डेजर्ट होंगे वहाँ के पेड़ पौधे। फिर मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड्स, मतलब कि अर्थ के बीच वाले इक्वेटर के आसपास में जो ग्रासलैंड्स मौजूद होंगे, ठीक है। सहारा वगैरह में प्रोबेबली या सॉरी सहारा में तो ड्राई रीजन हो गया। टुंड्रा वेजिटेशन, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, फिर हाईलैंड्स एंड कोनिफेरस फॉरेस्ट। दिस टेबल एक्चुअली गिव्स यू लाइक बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स, ओके। यू कैन हैव अ लुक एट इट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें जिन्हें कि रेन फॉरेस्ट या सेल्वा भी कहते हैं, तो ये इक्वेटोरियल रीजन में पाया जाता है, जैसे कि अमेजन और ओरिनोको बेसिन्स जो हैं साउथ अमेरिका में, और कॉन्गो बेसिन जो है अफ्रीका में, और फिर जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो इन सभी में जो है ये पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी गहरा जंगल मिलेगा, लंबे लंबे पेड़ होंगे कठोर लकड़ियाँ वाले, और चौड़े पत्ते होंगे उनके। ऊपर में जो है कैनोपी छाता टाइप का बन जाता है, कैनोपी टाइप का बन जाता है, इसकी वजह से सनलाइट जो है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाता, और नीचे आपको जो है डार्क और डैम्प जगह मिलेगी, अंधेरा टाइप का रहेगा जंगल के अंदर, काफ़ी नमी रहेगी और काफ़ी ज़्यादा सारा झाड़ियाँ मिलेंगी आपको। तो ये जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की खासियत है। यहाँ पर जो पेड़ मिलते हैं इसमें एबनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, किंचोना, लार्ज, और इसके अलावा जो है बहुत सारी वैरायटीज़ जो है, और ये सारे पेड़ जो हैं वो काफ़ी सारी संख्या में और काफ़ी वैरायटी के साथ एक छोटे एरिया में पाई जाती है। तो मतलब क्या हो गया, अगर एक टाइप का पेड़ एक एरिया में अवेलेबल होगा तब ना आप उसको काट के कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन कर लीजिएगा। अगर अलग अलग टाइप के पेड़ एक ही जगह पर उपलब्ध है तो फिर कुछ आपके काम का होगा, कुछ आपके काम का नहीं होगा। इस वजह से जो है कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन इस तरह के ट्रीज़ का जो है वो मुश्किल होता है। यहाँ पर आपको मंकी, एप, इग्वाना, प्यूमा, जैगुआर, हिपोपोटामस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, बड़े बड़े स्नेक्स, कलरफुल बर्ड्स और इंसेक्ट्स, ये सब आपको खूब मिलेंगे। फिर जब आप टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करिएगा तो ये वार्म टेम्परेट रीजन जो है कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न मार्जिन्स पर, ओके, यू विल नोटिस इट, ईस्टर्न मार्जिन पर ही आपको जो है इस टाइप के जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, राइट। ईस्टर्न साइड, ओके। ये जो ईस्टर्न मार्जिन्स पर जो आपको ये मिलते हैं, जैसे कि साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना हो गया, यूएसए, ब्राज़ील, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर जो है मिक्स्ड हार्डवुड ट्रीज मिलेंगे, जैसे कि काफ़ी वैल्यूएबल लकड़ी मिलती है, जैसे कि ओक, यूकेलिप्टस, पाइन, वैटल, कैम्फर, बैम्बू, मलबरी और इन तरह के जंगलों में आपको जो है डियर, एंटेलोप, मंकी, बेयर्स, वुल्व्स, फॉक्सेज और बड़े बड़े पांडा जो हैं वो मिलेंगे। देन यू हैव गॉट लाइक मेडिटेरियन फॉरेस्ट, ये जो है वार्म और टेम्परेट रीजन्स हैं वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स पे, ओके।
ईस्टर्न मार्जिन्स पर आपको जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल रहे हैं। और वेस्टर्न साइड में अगर इन्हीं कॉन्टिनेंट्स के चले जाओ, दिस विल बी द वेस्टर्न साइड, तो इधर आपको जो है फिर मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट्स मिलेंगे, ठीक है, जिसमें कि सदर्न यूरोप हो गया, वेस्टर्न एशिया, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, कैलिफोर्निया यूएस में, फिर सेंट्रल चिले, साउथ अफ्रीका और सदर्न ऑस्ट्रेलिया। यहाँ के ट्रीज जो हैं वो एवरग्रीन ट्रीज़ हैं और इनमें आपको काफ़ी सारे अडेप्टेशंस मिलेंगे, जैसे कि काफ़ी मोटी मोटी इनके जो है चमड़ी होगी, खाल होगी इन पेड़ों की। पत्ते जो होंगे वो वैक्सी होंगे, मतलब कि उस पर जो है मोम टाइप की जो है कोटिंग रहेगी, ताकि वाटर लॉस जो है काफ़ी कम होगा। और इनके काफ़ी लंबे लंबे जो है रूट्स होते हैं, काफ़ी गहरे तक इनकी जड़ें जाती हैं, ताकि ये गर्मी के मौसम में भी जो है, ड्राई समर में भी जो है ये लोग सर्वाइव कर सकें, जैसे कि ओलिव, कॉर्क ओक, फिग, लॉरेल, पाइन, फर, सेडार, साइप्रस, साइट्रस और साइट्रस फ्रूट्स जैसे कि संतरा, नींबू वगैरह सब। और इन तरह के जंगल में आपको ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं मिलता है। देन यू हैव कॉनिफोरस फॉरेस्ट, जिसको कि टाइगा भी कहते हैं। तो बेसिकली जो 55 to 70 डिग्री लैटिट्यूड होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न अलास्का, सदर्न कनाडा, नॉर्दर्न रशिया, पार्ट ऑफ स्कैंडिनेविया और जो ट्रॉपिकल रीजन्स के जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज़ होते हैं, यहाँ पर आपको कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे। ये एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, लंबे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और इनके जो है बिल्कुल क्या कहोगे, सुई जैसी एकदम छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं। और ये जो है सॉफ्ट वुड प्रोवाइड करते हैं फर्नीचर के लिए, मैच स्टिक के लिए, पेपर, न्यूज़ प्रिंट, प्लाईवुड, इन सब के लिए, जैसे कि पाइन, फर, स्प्रूस, लार्च, सेडार। और ये जो है बिल्कुल कह सकते हो कि बिल्कुल प्योर स्टैंड में खड़े होते हैं। ये काफ़ी वास्ट एरिया में मिलेंगे, मतलब कि एक ही तरह के पेड़ आपको काफ़ी दूर में मिल जाएंगे। और ये जो है काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में होते हैं, तो लंबरिंग जो होती है, मतलब लकड़ी की कटाई जो है वो आसान होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर फर वाले जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि फॉक्स हो गया, लिंक्स हो गया, सैबल और मिंक वगैरह हो गया, कैरिबू, मूज, बेयर, वुल्फ्स, ये सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। रीजन क्या है कि ये कोल्ड रीजन्स में होता है, ठीक है, या तो एल्टीट्यूड ज़्यादा होगी उन जगहों की, या फिर जो है वो 55 to 70 डिग्री लैटिट्यूड, मतलब कि ये इक्वेटोरियल रीजन से जो है काफ़ी दूर होंगे और इस वजह से क्या होगा, वहाँ पर टेम्परेचर कम मिलेगा आपको। फिर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिसको कि मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, तो ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में मिलेगा आपको, सेंट्रल अमेरिका, पार्ट ऑफ ब्राज़ील, ईस्ट अफ्रीका और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। ये रेन फॉरेस्ट की तुलना में कम घने होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो है आपको झाड़ियों वगैरह की काफ़ी जो है घनी अंडरग्रोथ मिलेगी। इस तरह के जंगल में आपको टीक, साल, सैंडलवुड, शीशम, बैम्बू, यूकेलिप्टस, ये सारे पेड़ मिलेंगे जो कि कॉमर्शियली काफ़ी वैल्यूएबल हैं। और जानवर में आपको यहाँ पर जो है टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, बेयर, मंकी, डेयर, राइनोसोरस, ये सब मिल जाएंगे। फिर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट आपके आते हैं। ओके, तो ये कूल टेम्परेट रीजन जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स में, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्दर्न चाइना, जापान, कोरिया, सदर्न चिले, न्यूजीलैंड। यहाँ पर पेड़ ज़्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन इनकी जड़ें जो है, ट्रंक जो होता है इनका तना काफ़ी मोटा होता है, पत्ते इनके काफ़ी चौड़े होते हैं और ये ऑटम में जो है अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो इसमें क्या है, आपका ओक वगैरह सब पेड़ का नाम पढ़ लीजिएगा। इट्स नॉट क्लियर ऑन दिस इमेज हियर। एंड वाइल्ड लाइफ, सैडली दिस पोर्शन डजंट हैव मच लाइक क्लियर इमेज। फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जो कि सवाना कहते हैं अफ्रीका में। ओके, फिर जो है लैनोस हो गया वेनेजुएला में और कैंपोस हो गया ब्राज़ील में। तो ये 3 मेजर ग्रासलैंड्स के नाम है, इनको जरूर याद रख लीजिएगा। ये ट्रॉपिकल जोन जो रेन फॉरेस्ट के दोनों तरफ जो है आप अफ्रीका में आपको मिल जाएंगे, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स में और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में। ये वो एरिया जो हो गए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में, ट्रॉपिकल एरियाज़ में ही ये वो हिस्सा हो गया जहाँ पर कि बारिश नहीं होती है। ओके, बारिश कम होती है, बेसिकली रिलेटिवली काफ़ी कम होती है। तो यहाँ पर आपको जो है काफ़ी चौड़े चौड़े जो है ग्रासेस मिलेंगे, लंबे और चौड़े चौड़े पत्तियों वाले जो है ग्रासेस मिलेंगे और बीच में थोड़ा बहुत आपको पेड़ वगैरह भी जो है बिखरा मिलेगा। फिर टेम्परेट ग्रासलैंड्स की बात अगर करें, जिसको कि नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी कहते हैं, पैम्पास कहते हैं, साउथ अमेरिका में स्टेप कहते हैं, यूरेशिया में, साउथ अफ्रीका में इसे वेल्ड कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स कहते हैं। तो ये जो है मिड लैटिट्यूड जो एरियाज़ हैं, ओके, मतलब कि इक्वेटर के बिल्कुल पास नहीं, इक्वेटर से ज़्यादा दूर भी नहीं, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाते हैं। और ये कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर हिस्से में होते हैं, तो मतलब क्या हो गया, ओशन वगैरह से, सी शोर से दूर रहेंगे। यहाँ पर जो है शॉर्ट ग्रासेस मिलेंगे, जहाँ आपको जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जो थे उनमें जो है लंबे लंबे जो है और काफ़ी मोटे वाले घास मिलते थे एकदम से। यहाँ पर जो है आपको छोटी छोटी ग्रासेस मिलेंगी और बीच में जो है विलो, पॉपुलर, एडर, इन सभी के जो है छिटपुट पेड़ भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वेल
इसके बाद आता है डेजर्ट वेजिटेशन, तो इसमें कि हॉट डेजर्ट जैसे कि सहारा हो गया, कालाहारी, नामीब, अटकाना, राइट, सोनोरन, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, अरेबियन, इंडियन, राइट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, गोबी, तिब्बत और पैटागोनिया वगैरह का। तो इन सभी जगहों पर आपको जो है डेजर्ट वेजिटेशन मिलेगी। एक चीज़ और आपने नोटिस किया होगा कि डेजर्ट जो है वो दो टाइप के हो गए, राइट, हॉट डेजर्ट जो ऊपर हैं और फिर कोल्ड डेजर्ट जैसे कि गोबी, तिब्बत और पैटागोनिया। तो यहाँ पर जो है जायरोफिलिक वेजिटेशन, मतलब जो कि हॉट ड्राई क्लाइमेट के लिए जो है अडेप्ट कर सकती है, वो आपको मिलेगी। और इसके बाद जो है कांटेदार झाड़ियाँ, बुशेज, श्रब्स और ये सब आपको मिल जाएंगे, कैक्टस, एकैकिया, ठीक है, डेट पाम, ये सब इसमें आ जाएंगे, बबुल वगैरह का पेड़ सब जो है वो सब आपको इधर मिलेगा। फिर टुंड्रा वेजिटेशन जो कि सदर्न ग्रीनलैंड, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कनाडा, अलास्का और यूरेशिया में मिलता है। इसमें जो है छोटे छोटे फ्लावर वाले प्लांट्स होते हैं, मॉसेज होते हैं और लाइकेंस होते हैं, जो कि समर के दरमियान जो है यहाँ पर बड़े होते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर पेड़ का साइज़ जो है वो बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा छोटा होगा। और इसके अलावा आपको जो है बहुत बौने टाइप के पेड़ जो होते हैं जैसे कि विलो, बर्च और एल्डर, ये सब आपको मिल जाएंगे। इन एरियाज़ में आपको जो है जो भी एनिमल्स मिलेंगे सब फर बेयरिंग होंगे सब कुछ, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, so well that was about the forest types, natural vegetation and the wildlife which are found there. Now we will start reading about conservation of forests in the next lesson. Okay, well then let's have a stop here. Bye bye.